मित्रों, मैं शशिकांत गुप्ता संकल्प क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से जनरल साइंस चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। इससे पहले अब तक हमने जनरल साइंस अर्थात फिजिक्स के 3 महत्वपूर्ण चैप्टर जिनमें मेंसुरेशन, मोशन, वर्क एनर्जी एंड टाइम, यह हमने 3 चैप्टरों के वीडियो अपलोड कर रखी है। अब इसी क्रम में आज हम चौथे चैप्टर के पार्ट 1 अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक क्लासेज अर्थात 9, 10, 11, 12 और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से इन चैप्टरों को एक बेहद ही संक्षिप्त तरीके से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे वह आपके लिए लाते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हम पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 इसके बाद अपलोड की जाएंगी। तो हम पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ध्यान देने वाली बात है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है इस चीज को हमें जानना होगा। तो सबसे पहले जब दो कण एक दूसरे को बल लगाकर एक दूसरे को क्या करें, आकर्षित करते हैं, तो इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, दो कण हैं जो एक दूसरे से मिलकर अपने आप को आकर्षित करते हैं अर्थात एक दूसरे को अग्रसित करते हैं, यह आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी क्रम में अगर बात करें, पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला जो बल है वही बल गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहेंगे। अर्थात पृथ्वी इस प्रकार हम कह सकते हैं, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है वह गुरुत्वीय बल कहलाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गए, दो कणों के बीच लगते हैं, और गुरुत्वीय बल क्या हो गया, जो पृथ्वी अपनी चीजों को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब हम बात करेंगे आपके गुरुत्व केंद्र की। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो ध्यान देने वाली बात है, जब किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा भारत लिख दिया गया है लेकिन यह गलत है, आपका क्या होगा, भार, यानी कि यह भार होगा। यह कहता है कि जब किसी वस्तु पर या वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है वह गुरुत्वीय केंद्र होता है। गुरुत्वीय केंद्र वस्तु के वास्तविक पदार्थ को बाहर स्थित हो जाता है, यानी कि गुरुत्व केंद्र वस्तु के वास्तविक पदार्थ से बाहर भी स्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी क्रम में आगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे कोई स्थिर वस्तु है और उसकी गुरुत्व की स्थिति की बात करेंगे। तो बात हो रही है यहाँ पे कि किसी वस्तु की स्थिति उसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु का अगर हमें स्थिति की गणना करनी है तो वह गुरुत्व केंद्र के आधार पर गणना की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जिस वस्तु का गुरुत्व केंद्र नीचे और आधार चौड़ा होता है वह अधिक अस्थायी होता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब कि जब कोई वस्तु है और उसका गुरुत्व जो होता है नीचे हो और आधार चौड़ा होता है उसे हम अधिक अस्थायी वस्तु कह सकते हैं। अब बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण में ही आता है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है। तो इसको सबसे पहले न्यूटन ने दिया था, यह आप जान लीजिए, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंडों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या हो गया, जब दो पिंड आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो जो पिंडों का बल होता है, द्रव्यमान होता है, वह उनके गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए एक पिंड m1 है और दूसरा पिंड का द्रव्यमान m2 है और के बीच की दूरी अगर r है तो न्यूटन का नियम कहता है F proportional to m1 m2 and F proportional to 1 by r square। देन अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो g एक कांस्टेंट आता है और तब हमारा सूत्र बनता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा में r स्क्वायर। जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 का घात कितना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आप समझ गए। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, ध्यान देने वाली बात है। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है कि जब कोई पिंड के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि किसी पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय बल त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं और जी बराबर सूत्र निकलता है जी m/e बटा में आर स्क्वायर, जहां पे m/e पृथ्वी का द्रव्यमान है, r/e पृथ्वी की त्रिज्या है, g का परिमाणित मान जो होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है और यह पृथ्वी द्वारा मात्रक द्रव्यमान को आरोपित बल के g के मान के क्या होता है, बराबर होता है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो जी होता है वह द्रव्यमान पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। याद रखने वाली बात है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में विभिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं मुक्त रूप से अगर गिराई जाती हैं तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। अर्थात समान ऊंचाई से एक साथ गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी पर एक दूसरे तक पहुंचेंगी। समझ गए आप लोग। आइए अब इसमें थोड़ा सा बात आती है कि जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। तो जी का जो मान होता है वह ऊंचाई पे जाने पर और आपके नीचे जाने पर मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जी का जो परिवर्तित मान होता है, ध्यान देने वाली बात है, जी का जो परिवर्तित मान होता है वह -g के कारण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुव की ओर बढ़ने पर अर्थात ऊपर जाने पर क्या होता है, अधिक होता है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के पर जी का मान का अंतर 3.4, ध्यान वाली बात है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर जो जी का मान होता है उनमें केवल 3.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का अंतर होता है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूमते हुए कारण जी डैश जो होता है वो g-r ओमेगा स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कहता है द्रव्यमान और भार क्या होता है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान अलग है और भार क्या है, अलग है। तो द्रव्यमान कहता है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि वह पदार्थ में जो उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है, वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जबकि पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह वस्तु का क्या होती है, भार होती है। तो आप अंतर समझ गए कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं और वस्तु जिस भार से अपने ओर खींच रहा है, मतलब वस्तु को पृथ्वी, वह वस्तु का क्या होता है, भार होता है। याद रखेंगे, पृथ्वी के केंद्र से भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु के में परिवर्तन आ जाता है, जबकि प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है। अर्थात हम कह सकते हैं द्रव्यमान बदलता नहीं है लेकिन भार क्या होता है, बदलता रहता है। समझ रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
अब आपकी बात करेंगे प्लावन वेग की। प्लावन वेग क्या होता है, याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लावन वेग। कह रहा है किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर ले जाने के लिए और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लावन वेग कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंक दें अर्थात ऊपर की ओर फेंकें तो उस फेंकने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उस वेग को ही हम लोग प्लावन वेग कहते हैं। याद रखने वाली है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड उस वेग का मान होता है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या उसके अतिरिक्त या उससे अधिक ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु पृथ्वी तल पर वापस नहीं आती है। ध्यान देने वाली बात है, यानी कि प्लावन वेग से फेंकी गई वस्तु कभी पृथ्वी पर वापस आती नहीं है। आगे बात करते हैं, यदि किसी उपग्रह की चाल को 2 से गुणा कर दें तो 41% बढ़ा दिया जाता है तो उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर प्लावन कर जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं बलयुग्म की। टारक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, बलयुग्म किसे कहेंगे, तो जब कोई पिंड पर बराबर और समान दिशा में विपरीत दिशा में समानांतर बल कार्य करते हैं तो ऐसे बलों को बलयुग्म कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी पिंड पर बराबर व विपरीत समानांतर बल कार्य करते हैं तो ऐसे बलों को बलयुग्म कहते हैं। इन दोनों बलों की क्रिया रेखा की जो दिशा होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण दैनिक जीवन के अनुप्रयोग की बात हम कर लेते हैं कि लिफ्ट में वस्तु का भार अर्थात व्यक्ति का भार क्या होता है। तो थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे कि जब कोई वस्तु लिफ्ट से ऊपर जाता है तो लिफ्ट में वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ध्यान देने वाली बात है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो वस्तु का भार भारी होता है, जबकि वही बात अगर लिफ्ट नीचे आता है तो वस्तु पर आभासी भार अर्थात घटता हुआ प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में वस्तु का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि शून्य आते वक्त लिफ्ट की दूरी अचानक टूट जाए तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का भार भी शून्य प्रतीत होने लगता है। तो ध्यान देने वाली बात है, लिफ्ट से ऊपर जाता है तो वस्तु का भार बढ़ता है, नीचे आता है तो भार घटता है, लेकिन अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जाती है तो ऐसे में वस्तु के भार या व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हम लोग, अब हम बात करेंगे ग्रहों की गति का। ग्रहों की गति में याद रखिएगा कि जब कोई आकाशीय पिंड जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के बढ़ते हुए क्रम में अगर इसको जाने तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेटस और न्यूपटस आपके ग्रह हैं। बुध सूर्य के सबसे समीप होता है जबकि नेपच्यून जो होता है सबसे दूर होता है। ग्रहों की गति का विस्तार अध्ययन जो होता है जॉन क्रॉम्पटन ने किया था और इस संबंध में उन्होंने 3 नियम दिए थे। क्या दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो हम बात करेंगे केपलर, जॉन केपलर ने किया था अध्ययन। अब हम बात करेंगे केपलर का नियम। केपलर का नियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप ध्यान देने वाली बात है। केपलर के नियम में महत्वपूर्ण बातें हैं कि उन्होंने 3 नियम दिए थे और वह 3 नियम ग्रहों की गति को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो पहला नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? परिक्रमा करता है और सूर्य जो होता है कक्षा के एक फोकस पर होता है। ध्यान देने वाली बात है, यानी कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिसका फोकस क्या होता है? सूर्य होता है।
जबकि दूसरा नियम कहता है कि ग्रहों का क्षेत्रीय वेग क्या हो, नियत होता है। समझ गए आप लोग। जबकि तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है कि ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग सूर्य के मध्यम दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यह आपका क्या होता है, केपलर का तीसरा नियम होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अभी हमारे कुछ पार्ट्स जो हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल के, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत किए जाएंगे। सो दोस्तों, आप हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, संकल्प क्लासेज रतनपुरा रसरा। और यदि इन वीडियोज की पीडीएफ फाइल आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9807534582 से भी संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में जनरल साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 के द्वितीय पार्ट के साथ।